So last time we discussed about the problems in the vectors और लेनिज थ्योरम तक हमने किया था और वहां तक प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर ली थी। तो आज जो हमारा टॉपिक दैट्स वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसमें हमें दो तरह के वेक्टर प्रोडक्ट्स की बात करनी है, एक तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। डॉट प्रोडक्ट दैट वी आल्सो कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट दैट वी आल्सो कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट। आज हम कंप्लीटली इन दो क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट इन दो के बारे में बात करेंगे, इनका डिस्कशन कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट टर्न पे हम इन पे जो है प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। देखिए शुरू करते हैं डॉट प्रोडक्ट से। डॉट प्रोडक्ट it's also called as scalar product. Scalar product देखिए डॉट प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर्स का, सपोज वी हैव टू वेक्टर्स a and b, then dot product of a and b it's represented as a dot b। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं a dot b and mathematically it's equal to a dot b is equal to a b cos of theta। यानी कि आपका जो a dot b है it's equal to magnitude of a multiplied by magnitude of b into cos of theta, where theta is the angle between these two vectors। देखिए आपने देख लिया कि a dot b जो है a b cos of theta के बराबर आ रहा है। तो ये a डॉट b जो है हमने कहा इसको डॉट प्रोडक्ट भी आप कहेंगे या स्केलर प्रोडक्ट भी कहेंगे, क्योंकि ये a डॉट b जो है, ये a डॉट b की जब आप बात करते हैं ये हमेशा स्केलर होता है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी, हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी रहती है, इसीलिए हम डॉट प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेंगे आगे जाकर, जो है आपने वर्क पावर एनर्जी जब पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखेंगे वर्क जो है इट्स इक्वल टू F डॉट डी, यानी कि वर्क इट्स इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, लेकिन इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमें क्या देता है? वर्क। लेकिन वर्क क्या है? स्केलर। सो वर्क इज इक्वल टू F डॉट डी, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट आपने लिया तो क्या मिल रहा है वहां से? स्केलर क्वांटिटी। तो समझ गए आपके बेसिकली दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वहां से हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, इसी कारण हम इसको क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। सो इतना हो गया। अभी देखिए यहां पर आपने देख लिया a डॉट b इट्स इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो अभी जब हम थीटा को वेरी करेंगे तो a डॉट b पे उसका क्या इफेक्ट रहेगा? जब आप थीटा को चेंज करते रहेंगे तो उस पे जो है a डॉट b पे उसका क्या इफेक्ट रहेगा? देखिए तीन केसेस बनते हैं हमारे। अगर हमारा थीटा जो है, इसके तीन केसेस बनेंगे। नंबर वन, अगर हमारा थीटा जो है इट इज लेस देन 90 डिग्री, अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो उस केस में आपका कॉस ऑफ थीटा जो है, कॉस ऑफ थीटा जो है इट विल बी ग्रेटर देन 0। यानी कि कॉस ऑफ थीटा जो है ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। यानी कि आप लिखेंगे ऐसे, कॉस ऑफ थीटा जो आपका पॉजिटिव होगा, कॉस ऑफ थीटा आपका पॉजिटिव होगा फॉर थीटा लेस देन 90 डिग्री। आपका जो कॉस ऑफ थीटा है ये पॉजिटिव आता है। अगर कॉस ऑफ थीटा पॉजिटिव है, ये दो टर्म्स तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, क्योंकि केवल हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव है, और साथ में कॉस ऑफ थीटा भी पॉजिटिव आ रहा है, तो उसका मतलब a डॉट बी इज पॉजिटिव। यानी कि फॉर थीटा लेस देन 90 डिग्री a डॉट बी जो है इट इज पॉजिटिव। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। दूसरा केस देख लीजिए, जब आपका थीटा जो है इट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, जब आपका थीटा जो है इक्वल टू 90 डिग्री आएगा तो उस केस में कॉस ऑफ थीटा जो है कॉस ऑफ 90 ये कितना आ जाएगा? 0। कॉस ऑफ 90 विल बी 0। यानी कि एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आपका जो डॉट प्रोडक्ट है a डॉट b, दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट आप लेंगे वो क्या आएगा? 0। और तीसरा केस देखते हैं, अगर हमारा थीटा जो है इट्स ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री है, थीटा ग्रेटर देन 90 के लिए आपका कॉस ऑफ थीटा जो है इट्स लेस देन 0, यानी कि ये नेगेटिव आता है। कॉस ऑफ थीटा जो आपका ये नेगेटिव आता है फॉर थीटा ग्रेटर देन 90, आपका जो कॉस ऑफ थीटा है नेगेटिव आता है।
तो कॉस ऑफ थीटा अगर नेगेटिव आता है दैट मींस ए डॉट बी जो है वो नेगेटिव आएगा। ए डॉट बी क्या आएगा आपका? नेगेटिव, क्योंकि ये दो टर्म्स पॉजिटिव है और कॉस ऑफ थीटा साथ में नेगेटिव है, तो ओवरऑल क्या बन जाएगा? ए डॉट बी क्या बन जाएगा? नेगेटिव। सो आपने देख लिया थीटा लेसर देन 90 डिग्री, तो उस सिचुएशन में आपका ए डॉट बी पॉजिटिव आ रहा है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आपका ए डॉट बी जो है वो जीरो आ रहा है, और थीटा ग्रेटर देन 90 उसमें जो है आपका ए डॉट बी जो है पॉजिटिव आता नेगेटिव आता है। हालांकि अगर आप देखेंगे cos ऑफ 270 से जब आप ऊपर जाते हैं तो वहां पे आपका cos ऑफ थीटा पॉजिटिव आता है, लेकिन जब हम एंगल बिटवीन द वेक्टर्स की बात करते हैं वहां पर हम थीटा इक्वल टू 180 तक ही बात करेंगे। थीटा इक्वल टू 90 से लेकर थीटा इक्वल टू 180। व्हेन वी से थीटा ग्रेटर देन 90 हमारा मतलब है थीटा फ्रॉम 90 अपवर्ड्स अप टू 180, इस रेंज में जो है cos ऑफ थीटा नेगेटिव आता है। तो आपने देख लिया थीटा लेस देन 90 cos ये जो है डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव है, थीटा इक्वल टू 90 डॉट प्रोडक्ट जो है दैट इज 0, और थीटा ग्रेटर देन 90 के लिए आपका जो डॉट प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आएगा। तो यहां से आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका ए डॉट बी इट्स इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। सो यहां से अगर आप देखें कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू क्या आएगी? ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी। तो कॉस ऑफ थीटा यहां से आपको मिल गया, कॉस ऑफ थीटा कितना आता है? इट्स इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सो यहां से देख लीजिए थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइड बाई ए बी। तो यहां से आप थीटा की जो है वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो थीटा कॉस थीटा आपने देख लिया ए डॉट बी बाई ए बी, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइड बाई ए बी। यहां पे देख लीजिए अगर कॉस ऑफ थीटा ए डॉट बी बाई ए बी, यहां पे देख लीजिए वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए दैट विल बी ए कैप, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी इट विल बी बी कैप, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी। तो यहां पे आप इस तरह से लिख सकते हैं कॉस ऑफ थीटा इट्स इक्वल टू वेक्टर ए बाई ए दैट्स ए कैप डॉट वेक्टर बी बाई बी दैट इज बी कैप। सो यहां पे आप लिख सकते हैं cos ऑफ थीटा इट्स इक्वल टू ए कैप डॉट बी कैप, या थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ए कैप डॉट बी कैप। तो ये जो है आपने देख लिया, इस तरह से आप cos थीटा को कैलकुलेट करो, इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। यहां पे आपने देखा थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ए डॉट बी। सो ये आपका तरीका रहेगा थीटा को कैलकुलेट करने का। डॉट प्रोडक्ट में आप अक्सर ऐसी प्रॉब्लम्स देखेंगे जहां पे आपको थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो ये आप याद रखेंगे cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाई ए बी। फिर आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और ये जो फॉर्मूला इनका भी आप एप्लीकेशन ले सकते हैं वहां पर। तो यहां से आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने यूनिट वेक्टर्स के बारे में बात की थी, यूनिट वेक्टर हमने बात की थी, यूनिट वेक्टर आई जे और के, ये तीन यूनिट वेक्टर्स, एक तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलावा, और ऑब्वियसली ये तीनों यूनिट वेक्टर्स जो हैं दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ए आई जे एंड के। देखिए अगर हम अब डॉट प्रोडक्ट करेंगे इन तीन यूनिट वेक्टर्स का, सपोज हम पहले लेते हैं आई कैप डॉट आई कैप, इट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड 1 यूनिट वेक्टर है इनटू 1 इनटू कॉस ऑफ थीटा। ये दोनों की डायरेक्शन सेम है अलोंग दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो उस सिचुएशन में थीटा क्या हो गया? 0। कॉस ऑफ थीटा क्या हो गया? 1। कॉस ऑफ 0 इज 1। ये देखिए a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, a की वैल्यू मैग्नीट्यूड 1, b की मैग्नीट्यूड 1 और कॉस ऑफ थीटा जो है दैट्स आल्सो 1। सो i डॉट i जो है
इट्स इक्वल टू 1, आई कैप डॉट आई कैप इट्स इक्वल टू 1। इसी तरह से आप जे कैप डॉट जे कैप देख लीजिए, ये कितना आएगा, मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस ऑफ 0, सेम डायरेक्शन, सो जे डॉट जे भी कितना आ रहा है, 1। इसी तरह से आप देख लीजिए के डॉट के कैप डॉट के कैप, ये भी क्या आएगा, मैग्नीट्यूड दोनों का 1 है और डायरेक्शन सेम है, तो कॉस ऑफ 0 विल बी 1। सो के डॉट के जो है ये भी 1 आ रहा है। तो यहां से हमने समझ लिया कि बेसिकली जब हम सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आता है, 1। सो यहां पे हमने इतना समझ लिया कि सेम यूनिट वेक्टर्स जो हैं उनका डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा, 1, सेम यूनिट वेक्टर्स। अभी देखिए हम डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स को लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम करेंगे आई डॉट जे, आई कैप डॉट जे कैप, तो देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। सो कॉस ऑफ थीटा, आई और जे म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सो कॉस ऑफ 90 इज 0, ये तो परपेंडिकुलर है तो कॉस ऑफ 90 क्या आएगा, 0, यानी कि आई डॉट जे कितना आ गया आपका, 0 आ गया, आई डॉट जे आपका 0 आ गया। अब की बार हम आई डॉट के लेते हैं, आई कैप डॉट के कैप, एक बार फिर से दोनों का मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर्स हैं ये, इंटू कॉस ऑफ 90, क्योंकि ये y एक्सिस के अलोंग और ये z एक्सिस के अलोंग परपेंडिकुलर है, सो कॉस ऑफ 90 इट विल बी 0 वंस अगेन। सो i डॉट के जो है, आई कैप डॉट के कैप, ये भी 0 आ रहा है आपका। और फिर देखिए j कैप डॉट के कैप, j कैप डॉट के कैप, वंस अगेन दोनों का मैग्नीट्यूड 1 एंड कॉस ऑफ 90, दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो वो कॉस ऑफ 90 0 है, यानी कि j डॉट के भी आपका कितना आ रहा है, 0। तो यहां पे आपको अंडरस्टैंड हो गया कि अगर हम सेम यूनिट वेक्टर्स ले रहे थे तो तब हमारा डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा था, 1, लेकिन जब हमने डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स को लिया, डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स के केस में हमारा जो डॉट प्रोडक्ट है 0 आ रहा है। आई डॉट जे, आई डॉट के, जे डॉट के, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0, क्योंकि ये आपसे परपेंडिकुलर है। और ये हम पहले भी देख चुके थे, जब कॉस ऑफ थीटा जो है, जब कॉस ऑफ 90 आता है, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, उस समय डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 आता है। तो नटशल में आप यहां पर याद रखेंगे कि सेम यूनिट वेक्टर्स लिए तो तब जाकर क्या हुआ, डॉट प्रोडक्ट 1 आया, और डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स के टाइम पे आपका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 आ रहा है। तो इससे आगे हम बात करेंगे, अगर हमें एक वेक्टर दिया हुआ हो, देखिए अभी तक अगर हमारे पास वेक्टर ए होता था, वेक्टर बी, और उनके बीच का एंगल भी हमें पता होता था, तो हम क्या करते थे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, उस तरह से हम डॉट प्रोडक्ट जो है कैलकुलेट कर लेते थे। लेकिन अगर हमारे पास वेक्टर्स दिए हुए हैं लेकिन कंपोनेंट्स की फॉर्म में, यूनिट वेक्टर नोटेशन में, तो उस समय आप कैसे कैलकुलेट करेंगे डॉट प्रोडक्ट को। फॉर एग्जांपल हमारे पास वेक्टर ए है, इट्स इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। कंपोनेंट्स की फॉर्म में वेक्टर ए दिया हुआ है। इसी तरह से वेक्टर बी आपको दिया हुआ है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। आपने ए डॉट बी कैलकुलेट करना है। देखिए ए डॉट बी विल बी इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो यहां से देख लीजिए आप, ए डॉट बी जो है, ए डॉट बी इट्स इक्वल टू ए एक्स इंटू बी एक्स, इट्स ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, इट इज 1 प्लस ए एक्स इंटू बी वाई, ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, इट इज 0, डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स, प्लस ए एक्स डॉट बी जेड, दैट्स ए एक्स
bz I dot k, it is 0, plus ay dot bx, ay bx j dot I, it is 0, ay by by j dot j, it will be 1, प्लस बहुत छोटा रिजल्ट आएगा एंड पे, तो ये देख लीजिए ए वाई बी जेड जे डॉट के दैट इज 0, प्लस ए जेड बी एक्स इंटू के डॉट आई इज 0, के कैप डॉट आई कैप इट इज 0, प्लस ए जेड बी वाई into by, it's k dot j, that's once again 0, और लास्ट पे az bz k dot k is 1। तो देख लीजिए a डॉट b की वैल्यू आ गई, यहां पे आप देख लीजिए ax bx इंटू 0, ये टर्म जो है मल्टीप्लाई बाय 0 तो खत्म हो जाएगी, ये टर्म भी खत्म हो जाएगी, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 0, दिस टर्म और ये टर्म जो है मल्टीप्लाइड बाय 0 है। तो यहां पे अगर आप देख लें a वेक्टर डॉट b वेक्टर इट्स इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस az bz। सो आपको जो है a डॉट b की वैल्यू मिल गई, a डॉट b जो है उसकी वैल्यू आपको मिल गई, दैट्स इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस az bz। सो a डॉट b की वैल्यू आपने देख ली, इट्स इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस az bz। यानी कि जब भी आपको कंपोनेंट्स की फॉर्म में वेक्टर्स दिए हों तो उस वक्त आप कैसे कैलकुलेट करेंगे डॉट प्रोडक्ट को, सिंपली आप कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उनको ऐड, देखिए कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ax इंटू बी एक्स, ए वाई इंटू बी वाई, ए जेड इंटू बी जेड, और फिर ऐड करेंगे ax bx प्लस ए वाई बी वाई ए प्लस ए जेड बी जेड। सो ये आपका तरीका रहेगा डॉट प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने का। अगर यूनिट वेक्टर नोटेशन में आपका वेक्टर जो है दिया हुआ है, यू विल मल्टीप्लाई द कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स एंड देन यू विल ऐड देम, a डॉट b इट्स इक्वल टू ax bx प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। और यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है आपका, आप देख रहे हैं इसमें केवल मैग्नीट्यूड है और कहीं पे भी डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि आपका जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या होता है, दैट्स ऑलवेज स्केलर, वो हमेशा स्केलर होता है, इसलिए इसमें डायरेक्शन की बात नहीं होगी। तो ये आपने देख लिया यार। अभी अभी हमने देखा था कि कॉस ऑफ थीटा हम कैलकुलेट करते हैं किस तरह से, a डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी। तो यहां से हमने देखा a वेक्टर इट्स इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और यहां से आपने देख लिया वेक्टर b जो है इट्स इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। देखिए कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू a डॉट b बाई ए बी। तो यहां पे देख लो कॉस ऑफ थीटा इट्स इक्वल टू a डॉट b, a डॉट b कितना आएगा, ax bx प्लस ay by प्लस az bz डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। मैग्नीट्यूड किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये आपने लास्ट टाइम देखा है कि अगर हमारे पास वेक्टर a दिया हुआ है ax i कैप ay j कैप प्लस az k कैप, कंपोनेंट्स की फॉर्म में आपको वेक्टर दिया हुआ, तो किस तरह से आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस
ए जेड स्क्वायर, ये आप लास्ट टर्म पे डिस्कस कर चुके हैं। सो ए का मैग्नीट्यूड देख लीजिए यहां पर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इट विल बी रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी दैट इज रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। सो ये जो है आप इस तरह से कॉस ऑफ थीटा कैलकुलेट करेंगे। तो कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू भी आ गई, यहां से आप थीटा भी पता कर सकते हैं। तो ये देख लिया आपने कंपोनेंट्स की फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और कॉस ऑफ थीटा भी आपने देख लिया किस तरह से आप निकालेंगे। दैट्स ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। चलिए, तो ये क्लियर हो गया कंपोनेंट्स की फॉर्म में। यहां से अब हम लेते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। देखिए, उससे पहले हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है बेहतर फील आ जाए। अगर हम ए डॉट बी की बात करते हैं, हमने कहा था ए डॉट बी जो है इट्स इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं ए डॉट बी जो है इट्स इक्वल टू ए कॉस ऑफ थीटा इंटू बी, और इट्स इक्वल टू ए इंटू बी कॉस थीटा, ऐसे आप लिख सकते हैं। जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हम देखते हैं, हम कैसे जियोमेट्रिकली इसको समझेंगे, ए डॉट बी को कैसे हम समझेंगे। ए डॉट बी आपने लिखा ए बी कॉस ऑफ थीटा, इसको मैं ए कॉस ऑफ थीटा इंटू बी भी लिख सकता हूं, या फिर ए इंटू बी कॉस थीटा भी लिख सकता हूं। देखिए, ये मेरे पास वेक्टर रहा, वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। जब मैं यहां पे लिख रहा हूं a डॉट b इज इक्वल टू a cos थीटा इंटू b, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ b, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ b। नाउ a cos थीटा, ये एंगल बिटवीन द वेक्टर से थीटा। नाउ यहां से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ऐसे देख लीजिए, यहां से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहां से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये आपका क्या आएगा, ये देख लीजिए, यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये जो है ये बनेगा आपका a cos ऑफ थीटा दिस। जैसे आप एक्स वाई एक्सिस पे जब कंपोनेंट्स निकालते थे तो ऐसे क्या करते थे आप, ये वेक्टर a है, अगर ये वेक्टर a थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके आप कहते थे कि ये जो है दिस इज a cos ऑफ थीटा, ऐसे आप क्या करते थे। अब यहां पे थीटा डिफाइंड है आपकी बार वेक्टर बी के साथ, और आपने प्रोजेक्शन किया, आपने जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया फ्रॉम दी टॉप ऑफ वेक्टर ए, किस पे, बी पे। तो ये जो आपको मिलेगा दिस विल बी ए cos ऑफ थीटा। आपकी बार जो एक्सिस है, आपने बी वेक्टर को जो है एक्सिस कंसिडर किया, तो ये जो आपका आएगा यहां पर ए cos ऑफ थीटा, यानी कि दिस इज वेक्टर बी, और यहां से इसके अलोंग क्या आ रहा है, कंपोनेंट ऑफ ए, दिस इज कंपोनेंट ऑफ ए cos थीटा, ये जो आपका आ रहा है दिस इज ए cos ऑफ थीटा, दिस इज ए cos ऑफ थीटा। सो मैंने कहा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए cos ऑफ थीटा इंटू बी। ए cos ऑफ थीटा क्या है, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। सो आप समझ गए ए डॉट बी इट्स इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कंपोनेंट ऑफ ए along B, component of A along B, because what is A cos theta? A cos theta is nothing but the component of A along B. ये A वेक्टर है और इसका ये कंपोनेंट है A cos theta. It is the component along B. या फिर आप यहां पर देख लीजिए, ये आपका दिया हुआ है वेक्टर A और ये दिया वेक्टर B। यहां पे थोड़ा बेहतर फील आएगी। ये देखिए, मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये थीटा दिया हुआ मेरा, तो ये क्या आएगा,
दिस इज बी कॉस थीटा, दिस इज यहां से यहां तक आपका बी कॉस थीटा आएगा। तो इसका मतलब हो गया ए डॉट बी इट्स इक्वल टू ए इंटू बी कॉस थीटा, ए इंटू बी कॉस थीटा, यानी कि ए इंटू कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए, दैट इज बी कॉस थीटा। सो हियर ए कॉस थीटा इंटू बी, a cos theta is component of a along b, and here it's a into b cos theta. B cos theta is what is this b cos theta? It's component of vector b along a in the direction of a. तो ये क्लियर हो गया, यहां पे आपने समझ लिया कि a डॉट b को आप कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। a डॉट b इज a इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, और यू कैन से इस तरह से आप समझते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस ऑफ थीटा। यहां पे आप समझेंगे कंपोनेंट ऑफ a along b मल्टीप्लाइड बाय b, यहां पे आप समझेंगे a मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए। तो ये जो है डिफरेंट तरीकों से आप इसको समझ सकते हैं। तो अभी जो हमारे पास हमें जो टॉपिक स्टडी करना है दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी और प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। हमारे पास एक वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर दिया हुआ वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल जो हमें थीटा दिया हुआ है। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, बिल्कुल जैसे आप कंपोनेंट कैलकुलेट करते थे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये कितना आएगा, दिस इज बी कॉस थीटा, दिस इज बी कॉस ऑफ थीटा। ये जो आपका आ रहा है ये दिस इज व्हाट, दिस इज बी कॉस ऑफ थीटा, ये जो आपका आ रहा है बी कॉस ऑफ थीटा। एंड व्हाट इज बी कॉस ऑफ थीटा, दिस इज कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, इसे आप कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। सो यहां पे आपने देख लिया ए डॉट बी जो है इट्स इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। व्हाट इज बी कॉस थीटा, it is component of vector b along a, or we say it is the projection of vector b on vector a. So projection of vector b on vector a, that is b cos theta, it's equal to a dot b divided by a. This is the projection of vector b on vector a. ये जो है आपकी प्रोजेक्शन आ रही है b cos theta, b cos theta is equal to a dot b divided by a. तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं b cos theta जो है इट्स इक्वल टू वेक्टर a डिवाइडेड बाय a, इट्स a कैप डॉट b वेक्टर, b cos theta इट्स इक्वल टू a कैप डॉट b वेक्टर। अब b cos theta को देख लीजिए, ये आपका b cos theta है, दिस इज b cos theta, और इसकी डायरेक्शन जो है इट्स सेम एज दैट ऑफ a, b cos theta की डायरेक्शन क्या है, सेम एज दैट ऑफ a। तो b cos थीटा को अगर मैं साथ में डायरेक्शन भी लगा दूं तो b cos थीटा जो है इट्स इक्वल टू a कैप डॉट b, a कैप डॉट b आ रहा है। साथ में मैं इसको लिखूंगा इनटू a कैप, क्योंकि a कैप जो है दैट्स यूनिट वेक्टर अलोंग a, उससे हमें क्या मिल जाएगी, b cos थीटा की डायरेक्शन। ऐसे वेक्टर फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं या ऐसे स्केलर फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। सो यहां से आपने समझ लिया कि प्रोजेक्शन को आप कैसे कैलकुलेट। तो यहां पर जो है खत्म हो गया आपका ये जो है डॉट प्रोडक्ट आपका क्लियर हो गया। इसमें एक बात और याद रखेंगे आप, देखिए ए डॉट बी जो है इट्स इक्वल टू बी डॉट ए, ए डॉट बी को आप बी डॉट ए भी लिख सकते हैं, या ए डॉट बी प्लस सी इट्स इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये जो आप नोट डाउन करेंगे। तो अभी हम चलते हैं, बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। क्रॉस प्रोडक्ट, इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। देखिए जब हम दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए क्रॉस बी। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे रिप्रेजेंट होगा, ए क्रॉस बी, एंड इट्स इक्वल टू ए बी
साइन ऑफ थीटा। देखिए ये आपका ए क्रॉस बी है और हमें पता है ए क्रॉस बी को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, यानी ए क्रॉस बी हमेशा क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसे आप डॉट प्रोडक्ट करते थे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या आता था, एक स्केलर क्वांटिटी आती थी। यहां पे आपने वेक्टर ए और वेक्टर बी लिया, दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है दैट्स ए क्रॉस बी, इट्स ऑलवेज, ये जो है ये हमेशा क्या रहता है, ये हमेशा रहता है एक वेक्टर क्वांटिटी। ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ए क्रॉस बी आपने देख लिया, इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है ए बी साइन ऑफ थीटा, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन के लिए आप क्या लगाएंगे, यूनिट वेक्टर लगाएंगे एन कैप। ए क्रॉस बी जो है इट्स इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा एन कैप। ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए बी साइन ऑफ थीटा, और ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है वो हम दिखाते हैं इस यूनिट वेक्टर से, एन कैप से। एन कैप के बारे में भी बात होगी अभी, फिलहाल आपने देख लिया ए क्रॉस बी जो है इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं टॉर्क, इट्स इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ये टॉर्क जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, दिस इज इक्वल टू वेक्टर क्वांटिटी एंड दिस इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ, दिस इज द पोजीशन वेक्टर एंड दिस इज द फोर्स वेक्टर। और दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है आपके पास, ये आपके पास क्या आ रहा है, दिस इज टॉर्क। ये भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी आ रही है। या इस तरह से देख लें आप, इस तरह से लिखते हैं V इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। यहां पे भी आप देख रहे हैं V ओमेगा आर, ये तीनों जो है वेक्टर क्वांटिटी है। ये लीनियर वेलोसिटी आपकी रही और ये एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्रॉस आर यानी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं और आपको क्या मिल रहा है, जो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है ये भी क्या मिल रहा है, एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है। सो जब भी आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपको जो है ए क्रॉस बी दैट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। और आपने देखा इसकी डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करें, यहाँ पर ए बी साइन ऑफ थीटा इज मैग्नीट्यूड और एन कैप से इसकी डायरेक्शन मिल रही है। देखिए ए क्रॉस बी चूंकि एक वेक्टर है, अब इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करना है। देखिए हमारे पास ये वेक्टर लगा हुआ है वेक्टर ए, और ये हमारे पास रहा वेक्टर बी। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज थीटा। देखिए जब हम इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे ए क्रॉस बी की, हमारा तरीका क्या रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम राइट हैंड थंब रूल कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने हाथ जो है इसको पूरा खोल देंगे, हाथ को पूरा जो है खोल देंगे इस तरह से, और फिर जो थंब है इसको परपेंडिकुलर रखेंगे टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। जो ये ए और बी का प्लेन है, इस वक्त बोर्ड का जो प्लेन है वही ए और बी का प्लेन है, प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो इसके परपेंडिकुलर आप थंब को रखेंगे ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। आपने सबसे पहले जो है पूरा हाथ को खोल देना है, इसके बाद थंब जो है उसको परपेंडिकुलर रखना है किसके, प्लेन ऑफ ए एंड बी। अब जो है फिंगर्स इनको आप डायरेक्ट करेंगे अलोंग द वेक्टर ए और फिर कर्ल करेंगे टुवर्ड्स बी, ए क्रॉस बी। ऐसे आपने फिंगर्स को कर्ल किया टुवर्ड्स बी, तो ये थंब जो है ये आपको डायरेक्शन देगा किसकी, ए क्रॉस बी की। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी वेक्टर जो है इस वक्त हम देख रहे हैं दैट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी आउटवर्ड्स, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी आउटवर्ड्स। अब देखिए यहां पे एक कंफ्यूजन हो सकता है कि आपने सर बता दिया कि यहां पे जो है ए क्रॉस बी के टाइम आप जो है हाथ को खोल देंगे, थंब को परपेंडिकुलर रखेंगे टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, उसके बाद आपने फिंगर्स को डायरेक्ट किया अलोंग वेक्टर ए, और उसके बाद आपने कर्ल किया फिंगर्स को टुवर्ड्स वेक्टर बी। चूंकि हम क्या कर रहे हैं इस वक्त कैलकुलेट ए क्रॉस बी, सो फिंगर्स को अलाइन किया अलोंग वेक्टर ए और फिर कर्ल किया टुवर्ड्स बी, और ये थंब जो है इसने डायरेक्शन दे दी ए क्रॉस बी की। इसमें तो ऐसा भी हो सकता है, मैं इस तरह से भी ले सकता हूं, मैंने थंब को परपेंडिकुलर रखा ए और बी के प्लेन के और मैंने इस तरह से फिंगर्स को कर्ल किया। अब की बार जो डायरेक्शन है वो आ रही है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी बट इनवर्ड्स। लेकिन याद रखिएगा ये कंफ्यूजन जो है इसको क्लियर करते हैं, हम जब भी फिंगर्स को कर्ल करते हैं दीज फिंगर्स आर कर्ल्ड थ्रू दी स्मॉलर एंगल। अगर आप यहां से कर्ल करते हैं तो ये लार्जर एंगल आ रहा है, ये वाला एंगल आ रहा है, इस एंगल के थ्रू नहीं, आपने स्मॉलर एंगल जो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है उसी के थ्रू आपने फिंगर्स को कर्ल करना है। सो इस तरह से आप कभी भी कर्ल नहीं कर सकते, आपने स्मॉलर एंगल के थ्रू कर्ल करना होगा। इस तरह से आपने अपनी फिंगर्स को डायरेक्ट किया अलोंग वेक्टर ए और थंब जो है परपेंडिकुलर है ए और बी के प्लेन के, और फिर आपने कर्ल किया थ्रू दी स्मॉलर एंगल, और यहां से आपका जो है थंब जो है वो डायरेक्शन दे रहा है ए क्रॉस बी की, दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी
आउटवर्ड्स, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आपको मिल गई। मान लेते हैं यहां पर वेक्टर ए नहीं होता, वेक्टर ए जो है यहां पे होता और ये वेक्टर बी, तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? क्या आप ऐसे करेंगे इस तरह से फिर ऐसे घुमाएंगे? नहीं, ये जो आपकी बार लार्जर एंगल आ रहा है, इसीलिए आपकी बार आपने इस तरह से जो है हाथ को रखना पड़ेगा और फिर आपने फिंगर्स को कर्ल करना है ऐसे, ए टू बी, ए क्रॉस बी, इस तरह से ऐसे आपने फिंगर्स को कर्ल किया। और इस अब की बार ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या आ रही है? इनवर्ड्स। अब की बार ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आ रही है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, इनवर्ड्स। तो ये आपने देख लिया किस तरह से आप राइट हैंड थंब रूल के मुताबिक ए क्रॉस बी की जो है डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं। आप ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए अपना हाथ पूरा खोल दिया, फिंगर्स को जो है अलोंग ए आपने डायरेक्ट किया और फिर यहां से लार्जर एंगल आ रहा है, आप क्या करेंगे? स्मॉलर एंगल के थ्रू अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे, स्मॉलर एंगल के थ्रू आप फिंगर्स को कर्ल करेंगे टुवर्ड्स बी, और जो थंब है उससे आपको डायरेक्शन मिलेगी ए क्रॉस बी की, ए क्रॉस बी की आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। तो यहां पे एक चीज आप समझ रहे हैं, चाहे आप यहां पे वेक्टर ए ले रहे थे, यहां पे बी ले रहे थे, तब भी आपका ए जो ये जो ए क्रॉस बी है, ये दोनों ए और बी के परपेंडिकुलर आ रहा था। जब आपने यहां से ए लिया, यहां से बी लिया, तब जाकर भी आपका जो ए क्रॉस बी है, ये ए और बी के प्लेन जो है इसके परपेंडिकुलर रहता है। सो आप हमेशा याद रखेंगे जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी जो है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। ए क्रॉस बी जो है ये हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा वेक्टर ए के भी और वेक्टर बी के भी। इनफैक्ट आप ये कहेंगे दैट ए क्रॉस बी ये हमेशा परपेंडिकुलर रहता है टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। यहां पे प्लेन ऑफ ए एंड बी क्या था? ये बोर्ड का प्लेन जो है वही ए और बी का प्लेन था, इसीलिए आपने देख लिया कि ए और बी के का जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी आ रहा है, चाहे आपने ऐसे लिया या ऐसे लिया। पहले आपने इसको ए और इसको बी कंसीडर किया, तब भी आपका ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर आ रहा था, और फिर आपने ए इसको कंसीडर किया, बी इसको कंसीडर किया, तब जाकर भी आपका ए क्रॉस बी जो है वो परपेंडिकुलर आता था टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। यानी आप कहेंगे ए क्रॉस बी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ए क्रॉस बी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए क्रॉस बी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, और ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ये आपने समझ लिया, फिलहाल ये क्लियर हो गया। तो अभी एन कैप की बात करते हैं। एन कैप जो है, व्हाट इज एन कैप? दिस एन कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्रॉस बी, क्योंकि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन दे रहा है, सो इट इज यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्रॉस बी। सो एन कैप जो है इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी वेक्टर, ये ए क्रॉस बी जो है ये अपने आप में एक वेक्टर है, ए भी वेक्टर है, बी भी वेक्टर है, और ए क्रॉस बी जो आ रहा है वो भी वेक्टर है। जैसे आर वेक्टर एफ वेक्टर, आर क्रॉस एफ जो है वो भी आपको वेक्टर ही मिल रहा है। तो यहां पे देख लीजिए ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड गिव्स अस व्हाट? इट गिव्स अस द यूनिट वेक्टर, इट गिव्स अस द यूनिट वेक्टर, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये आपको जो है एन कैप मिल गया। तो यहां से आप देख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए बी साइन ऑफ थीटा, ए क्रॉस बी डिवाइड बाय ए बी साइन ऑफ थीटा। ए बी साइन ऑफ थीटा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आता है ए बी साइन ऑफ थीटा। तो यहां से देख लीजिए, देखिए यहां पर दिस इज ए क्रॉस बी बाय ए बी साइन ऑफ थीटा, ए वेक्टर बाय ए दैट इज ए कैप। हम एन कैप की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, ए वेक्टर बाय ए दैट इज ए कैप, बी वेक्टर बाय बी दैट इज बी कैप, सो इट्स ए कैप क्रॉस बी कैप डिवाइड बाय साइन थीटा। सो यहां पे आपने समझ लिया
ए वेक्टर बाई ए इट्स ए कैप क्रॉस बी वेक्टर बाई बी दैट इज बी कैप डिवाइड बाई साइन थीटा। इस तरह से भी आप एन कैप को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। फिलहाल आप ये समझ गए ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, और ए क्रॉस बी की डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, क्योंकि यूनिट वेक्टर ही ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी डायरेक्शन को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी यहां से आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे अबाउट जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, कि जियोमेट्रिकली हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे इस ए क्रॉस बी को, कैसे समझेंगे हम। देखिए ये जो है मेरे पास वेक्टर ए दिया हुआ है, दिस इज वेक्टर बी, और ये इन दोनों के बीच का एंगल थीटा। पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग इस ट्रायंगल को हम कंप्लीट करेंगे, सॉरी पैरेललोग्राम को कंप्लीट करेंगे। तो ये जो आपका पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। अगर आप देखें तो मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करता हूं। ये देखिए, ये मेरे पास एक ट्रायंगल आ रहा है, सपोज मैं इसका नाम रखूंगा ओ एम और एन, इन पॉइंट्स का मैं नाम रखता हूं एम ओ एन। जो आपका ट्रायंगल आ रहा है, अगर आप इसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे दैट बी 1/2 ऑफ बेस इनटू अल्टीट्यूड, 1/2 ऑफ बेस इनटू अल्टीट्यूड। तो यहां से मेरा जो एरिया मिलेगा ट्रायंगल का एरिया विल बी इक्वल टू 1/2 of base into altitude, 1/2 of this base that's OM into altitude, इस पॉइंट का नाम कुछ रखते हैं P, into सॉरी यहां पे देख लो, देखिए इस ट्राइंगल का जो एरिया है दैट विल बी इक्वल टू 1/2 of base that's OM into altitude that is PN। देखिए अगर आप यहां पे देखेंगे OM जो है उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के बराबर। OM जो है दैट्स उसका मैग्नीट्यूड जो है ए वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है, सही है। उसके बाद आप PN की बात कीजिए, PN, क्या आपको PN जो है B sin थीटा के बराबर नहीं लग रहा है? ऐसे देख लीजिए, जो आप चलो ट्राइंगल से ही साइन थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। साइन थीटा देख लीजिए कितना आ रहा है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, देखिए दिस इज परपेंडिकुलर PN डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, कितना मैग्नीट्यूड आएगा हाइपोटेन्यूज का B, जो वेक्टर B का मैग्नीट्यूड है। सो PN कितना आ रहा है, B sin थीटा, B sin थीटा। अब यहां पे देख लीजिए जो एरिया है ट्राइंगल का, एरिया इज इक्वल टू 1/2 ऑफ OM that is equal to magnitude of vector A and PN is equal to B sin theta, B sin theta। तो क्लियर हो गया, एरिया जो है वो कितना आ रहा है, एरिया इज इक्वल टू AB sin theta डिवाइड बाई 2, AB sin of theta डिवाइड बाई 2। AB sin थीटा जो है इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे एरिया जो है दैट्स इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पे पता चला कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स, वेक्टर A और वेक्टर B, ये जो है एक ट्राइंगल के दो एडजेसेंट साइड्स बना रहे हैं, ये और ये एडजेसेंट साइड्स हैं, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर ये एक ट्राइंगल के दो एडजेसेंट साइड्स बना रहे हैं, तो उस सिचुएशन में एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा, एरिया जो है दैट विल बी इक्वल टू ए क्रॉस बी बाई 2। ये तरीका रहेगा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करने का तरीका रहेगा। ए और बी जो है दीज आर टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के दो साइड जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी आप देख लीजिए इसमें जो हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, तो उस पैरेललोग्राम का एरिया जो आ रहा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दैट्स इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल।
ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इनका एरिया बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं ट्वाइस द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। दिस MON जो है उसका एरिया जो है उसको 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, पूरे पैरेललोग्राम का एरिया। तो मैं लिख सकता हूं ए पैरेललोग्राम दैट्स इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल MON, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल MON। MON का एरिया क्या है, A क्रॉस B डिवाइड बाई 2। तो यहां पे पता चला कि जो पैरेललोग्राम का एरिया है दैट्स इक्वल टू A क्रॉस B। यहां से आपने देख लिया पैरेललोग्राम का जो एरिया कितना आ रहा है, A क्रॉस B। यानी कि अगर दो एडजेसेंट साइड्स पैरेललोग्राम के आपको दिए हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B, तब जाकर आपका जो एरिया पैरेललोग्राम है दैट विल बी A क्रॉस B। इसी तरह से एक और रिजल्ट है हमारे पास, उसको हम डायरेक्टली रिजल्ट ही याद रख लेंगे। देखिए अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है, वेक्टर A एंड वेक्टर B, जो इस पैरेललोग्राम के दो डायगोनल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर दो साइड्स, दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर A और वेक्टर B, तब जाकर एरिया पैरेललोग्राम A क्रॉस B के बराबर होगा। लेकिन अगर दो वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक पैरेललोग्राम के दो डायगोनल्स को, ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, दीज आर रिप्रेजेंटिंग द डायगोनल्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम, तो उस सिचुएशन में एरिया पैरेललोग्राम जो है, एरिया पैरेललोग्राम विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ A क्रॉस B। ये रिजल्ट भी आप याद रखेंगे, इस पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी प्रैक्टिस करेंगे हम अगले टॉपिक में। तो यहां पे पता चला कि अगर दो वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग टू साइड्स, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, उस सिचुएशन में एरिया पैरेललोग्राम विल बी A क्रॉस B। और अगर दो वेक्टर्स, वेक्टर A एंड वेक्टर B, these are representing diagonals of a parallelogram, that in that situation area parallelogram will be 1/2 of A क्रॉस B। तो ये आपने समझ लिया। तो यहां से आगे अब हम ले रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। अगर हमारे पास यूनिट वेक्टर्स दिए गए हों तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे करेंगे। देखिए पहले हम बात करते हैं, हमारे पास तीन यूनिट वेक्टर्स हैं I, J और K। X, Y और Z एक्सिस की हम बात करें, इनकी डायरेक्शन में हमारे पास तीन यूनिट वेक्टर्स जो I, J और K की फॉर्म में है। तो I कैप जो है आपका यहां से आएगा प्लस X एक्सिस इसकी डायरेक्शन है, और J कैप जो है दैट्स अलोंग Y एक्सिस। सपोज हमें जो है I क्रॉस J कैलकुलेट करना है, I क्रॉस J, तो आपको पता है कि I क्रॉस J जो है इट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ I दैट इज 1 AB साइन थीटा, वैसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ I इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ J दैट्स 1 इंटू साइन ऑफ थीटा। I और J के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो साइन ऑफ 90 इज 1। और अब डायरेक्शन का मसला है, अभी जो है डायरेक्शन का मसला है। देखिए I क्रॉस J, हाथ को ओपन करेंगे इस तरह से, पूरा खोल देंगे और थंब परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ I एंड J, I क्रॉस J, डायरेक्शन क्या आ रहा है, K कैप, पॉजिटिव Z एक्सिस, इज दैट सो और नॉट। ये जो है Z एक्सिस इस तरह से होगी परपेंडिकुलर टू द दिस प्लेन ऑफ दिस X एंड Y, यहां से आपकी Z एक्सिस है। और यहां से अगर आप देख लें तो I क्रॉस J की जो डायरेक्शन है दैट इज पॉजिटिव Z एक्सिस यानी K कैप, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, K कैप। तो I क्रॉस J पता चला कितना आ रहा है, K कैप। इसी तरह से हम J क्रॉस I बात करते हैं, अभी हमने जो है I क्रॉस J ले लिया, अब J क्रॉस I लेते हैं। J क्रॉस I, जब आप J क्रॉस I की बात करते हैं इस तरह से, J क्रॉस I डायरेक्शन क्या आ रही है, नेगेटिव Z एक्सिस, नेगेटिव Z एक्सिस। सो आप देख रहे हैं नेगेटिव Z एक्सिस आ रहा है, J यहां पे जो है आप इस तरह से लिखेंगे 1 इंटू साइन ऑफ 90 दैट्स आल्सो 1, इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है 1 है और साइन ऑफ 90 1 आएगा। और यहां पे डायरेक्शन क्या आ रही है, माइनस K कैप, नेगेटिव Z एक्सिस, माइनस K कैप। यानी कि आपका J क्रॉस I जो है वो क्या आ रहा है, माइनस K कैप। J क्रॉस I इज इक्वल टू माइनस K कैप, और आपका I क्रॉस J जो है K कैप आ रहा है।
इसी तरह से आप बाकी सब जो है उनकी जो है प्रैक्टिस करेंगे। आप जो है जेड एक्सिस ड्रा करने के बाद जो है जे क्रॉस के कैलकुलेट करेंगे, के क्रॉस जे, के क्रॉस आई, आई क्रॉस के, वो सब आप कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हम जो है उस मैकेनिज्म में जाके पूरा नहीं देखेंगे किस तरह से वो आएगा, वो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि शॉर्टकट क्या है इसको कैलकुलेट करने का। अगर यूनिट वेक्टर्स दिए हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट आप कैसे करेंगे। यहाँ पे आपने आई लिखा, इस तरह से जो आप जे लिखेंगे और ये रहा आपका के कैप। इस तरह से आप 3 यूनिट वेक्टर्स लिखेंगे, आई जे के, इसी तरह से लिखेंगे आप आई जे के। उसके बाद आपने एक पॉइंट याद रखना है, दैट इज क्लॉक्स आर ऑलवेज नेगेटिव, क्लॉक्स आर ऑलवेज नेगेटिव। सो आई क्रॉस के दैट इज माइनस जे, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। आई क्रॉस के दैट इज माइनस जे, के क्रॉस जे दैट्स माइनस आई, एंड जे क्रॉस आई दैट इज माइनस के। यहां पे आपने देख लिया जे क्रॉस आई जो है माइनस के आ रहा है, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग यहां पे भी रिजल्ट आ रहा है, जे क्रॉस आई इट इज माइनस के। सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब भी आप चलेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। आई क्रॉस के इज माइनस जे क्रॉस आई इज माइनस के, एंड आई जे क्रॉस आई इज माइनस के, एंड के क्रॉस जे इज माइनस आई। फिर आगे देखिए, अगर आप अभी तक आप किस डायरेक्शन में जा रहे थे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप ऐसे आ रहे हैं तो उस समय में क्या होगा, जे क्रॉस के इज प्लस आई, के क्रॉस आई इज प्लस जे, इसी तरह से आप चलेंगे, आई क्रॉस जे इज प्लस के। सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब भी आप चलेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव आएगा। और अरेंज करने का तरीका यूनिट वेक्टर्स को ऐसे ही है। और फिर जो है आपने देख लिया किस तरह से हम जो है इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है कैलकुलेट करेंगे। देखिए, आपने देखा हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी होता था, तो हम ए क्रॉस बी को लिखते थे इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा। यानी आपके पास ए का भी मैग्नीट्यूड है, बी का भी मैग्नीट्यूड है, और इन दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है, तो आप जो है यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं ए क्रॉस बी को, और फिर जो है राइट हैंड थंब रूल से आप इनकी डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको आप यूनिट वेक्टर नोटेशन में दिया हुआ है, आपको ऐसे दिया हुआ है ए वेक्टर जो है दैट्स इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी वेक्टर जो है इट्स इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो उस सिचुएशन में याद रखिएगा आपका जो ए क्रॉस बी है इट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, इस तरह से आप लिखेंगे। देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ यहां पे आई कैप, जे कैप और के कैप। फिर यहां पे आप लिखेंगे ए क्रॉस बी है तो पहले ए के कंपोनेंट्स ए एक्स, ए वाई और ए जेड, और फिर बी, तो बी के कंपोनेंट्स नेक्स्ट आएंगे बी एक्स, बी वाई और बी जेड। देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करना है। आपने याद रखने के लिए आप आई जे के बदले यहां पे माइनस जे लिखा करेंगे, याद रहने के लिए। अभी आप देखेंगे सॉल्व करते वक्त, देखिए ए क्रॉस बी किसके बराबर आएगा, ए क्रॉस बी जो है दिस विल बी इक्वल टू आई, आई आप पहले लिखेंगे आई कैप इनटू ये वाला जो रो है इसको आप नेग्लेक्ट करेंगे, ये वाला कॉलम सॉरी आप इसको नेग्लेक्ट करेंगे, ए एक्स इन ए वाई इंटू बी जेड, ए वाई इंटू बी जेड, ए वाई इंटू बी जेड माइनस ए जेड इंटू बी वाई, ए जेड बी वाई। फिर लिखेंगे आप माइनस जे इंटू, आपकी बात ये वाला कॉलम आप नेग्लेक्ट करेंगे तो ए एक्स इंटू बी जेड, ए एक्स इंटू बी जेड माइनस ए एक्स इंटू बी जेड माइनस ए जेड इंटू बी एक्स, ये वाला इस वक्त नेग्लेक्ट है, ए जेड इंटू बी एक्स, ए जेड इंटू बी एक्स। फिर आप लिखेंगे प्लस के कैप इंटू, यहां से के कैप, अब की बार ये वाला जो है ये वाला कॉलम आप नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ए एक्स इंटू बी वाई,
ए एक्स इंटू बी वाई माइनस ए वाई इंटू बी एक्स माइनस ए वाई इंटू बी एक्स। ये जो है आपका रिजल्ट आ गया। देखिए यहां पे आपने देख लिया ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी आपका आ रहा है इट्स इक्वल टू, ये देखिए ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप माइनस ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, बी एक्स यस, बी एक्स जे कैप प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स माइनस ए वाई बी एक्स इंटू के कैप। तो ये जो आपका ए क्रॉस बी आ गया, यहां से आप कंपोनेंट्स के फॉर्म में अगर दिया है तो ऐसे जो आप कैलकुलेट करें, ये इस तरह से जो है आप ए क्रॉस बी को कैलकुलेट करें। ये डिटरमिनेंट का तरीका आपको दिखाया, पहले आई कैप लिखेंगे, ये वाला रो का नेग्लेक्ट करेंगे, ये वाला कॉलम ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, फिर माइनस जे कैप इनटू ये वाला जो है नेग्लेक्ट होगा, इसमें आप लिखेंगे ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, फिर आप लिखेंगे के कैप जो है के कैप लिखेंगे, और उसके बाद ये वाला कॉलम जो है नेग्लेक्ट होगा, क्या आएगा ए एक्स बी वाई इंटू ए वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो इस तरह से जो है आप ए क्रॉस बी जो है कैलकुलेट करें। तो ये था डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। तो अगली टर्न पे जो है इस पे हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। तो आज के लिए इतना ही।